हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी सभी अच्छे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे उपसहसंयोजक यौगिकों के एग्जाम्पल लेने वाला हूं और इन सभी एग्जाम्पलों का मैं आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करूंगा। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक चांस दूंगा कि आप लोग जितने भी एग्जाम्पल होंगे इन सभी का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करोगे। आपके नोमेनक्लेचर करने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए आईयूपीएसी पद्धति में इन सभी का नोमेनक्लेचर करके बताऊंगा। तब आप अपनी पहचान कर लेना कि आप लोगों ने जो आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किया है वो सही किया है या गलत किया है। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों के लिए आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर सिखा चुका हूं। इससे पहले वाले 2 लेक्चर हैं, उन दोनों लेक्चरों के अंदर आप लोग देखिए, एक लेक्चर तो मैंने बिल्कुल स्पेशल लिया है जिसमें आईयूपीएसी ने कुछ नियम दिए थे और उन नियमों के आधार पर हम किसी भी उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और वो नियम मैंने आप लोगों के लिए 7 नियम बताए थे, वो 7 नियम प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। उसके बाद एक लेक्चर और लिया मैंने आप लोगों को सामने, वो उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीका से करते हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी और उस ट्रिक के अंदर मैंने आप लोगों के लिए 5 स्टेप बताए थे। उन 5 स्टेपों को फॉलो करते आप लोग किसी भी उपसहसंयोजक यौगिकों का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का आसानी से आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो आप दोनों ही लेक्चरों को देख लेना। एक लेक्चर में आईयूपीएसी के नियम बताए, उस लेक्चर को देख लेना, उसमें मैंने 7 नियम बताए थे। और उसके बाद एक लेक्चर मेरा ट्रिक का था जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का या उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीका से करते हैं, उसके मैंने आप लोगों के लिए 5 स्टेप बताए थे। वो 5 स्टेप फॉलो करके भी आप लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आसानी से आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों? तो दोनों लेक्चरों को आप लोग देख लेना और दोनों लेक्चरों को देखने के बाद मैं 100% बोल सकता हूं कि आप लोग किसी भी उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, अब आज के इस लेक्चर में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूं। ठीक है ना? ये जितने भी एग्जाम्पल होंगे ये सभी अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल हैं। तो सभी का सबसे पहले आप लोग आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना, उसके बाद मैं आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करूंगा, फिर आप अपना मिलान करना कि आप लोगों ने आईयूपीएसी पद्धति में जो नोमेनक्लेचर किया है वो सही किया या गलत किया, और लास्ट में सबका टोटल लगा लेना कि आप लोगों ने कितने तो सही किए और कितने गलत किए। ठीक है बच्चों, ये 2 एग्जाम्पल हैं आप लोगों के सामने। इन दोनों एग्जाम्पलों का सबसे पहले आप लोग आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कीजिए, फिर मैं इनका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आप लोग एक काम करना, जैसे ही मैंने बोला कि भाई आप इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कीजिए और इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कीजिए, तो आप लोग वीडियो को रोक लेना। ठीक है ना? वीडियो को रोकने के बाद फिर आप लोग सॉल्व कर लेना, फिर वीडियो को चला देना, तब तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है ना? तो आप एक काम करो, इनका आईयूपीएसी पद्धति में दोनों का नोमेनक्लेचर कर लो। ठीक है ना? वीडियो को रोक कर लो, मैं इनका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करके बता देता हूं, तब आप अपनी पहचान, अपना मिलान कर लेना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 को। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले एक बात मैं सभी बच्चों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, आप लोगों के लिए कोई कैसा भी कॉम्प्लेक्स दे दे और आप लोगों से बोल दे कि भाई इस कॉम्प्लेक्स का आप लोग आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करो, तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता करना है कि जो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स दिया गया है, क्या वो कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, क्या वो कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है, या वो कॉम्प्लेक्स उदासीन है। भाई ये पता करोगे तभी तो आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि हमें मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है नहीं लगाने हैं। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना? कि जब भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या किसी भी उपसहसंयोजक यौगिकों का आप आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हो, तो नोमेनक्लेचर करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को यह पता करना है कि दिया गया कॉम्प्लेक्स हमारा धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है। इससे हम लोगों को यह पता चल जाएगा कि हम लोगों को मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है या नहीं लगाना है। और इसकी मैंने आप लोगों के लिए पहचान बता दी। इससे पहले वाले लेक्चरों में मैंने आप लोगों के लिए पहचान बता दी कि इसकी पहचान आप लोग ऐसे करोगे
क्या कॉम्प्लेक्स से पहले कोई भी चीज प्रेजेंट हुई तो उसको आप पहला स्टेप मान के चलोगे और ये आप लोगों का दूसरा स्टेप मान के चलोगे। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स दिया गया उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप लोगों को जो पहला वाला स्टेप होगा उसको आप लोगों को प्लस मानना है और दूसरे वाले स्टेप को आप लोगों को माइनस मानना है। चलो ठीक है, करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले माना कि मुझे इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स की पहचान करता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स हमारा धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है। यदि हमारा कॉम्प्लेक्स धनात्मक या उदासीन हुआ तो हम सीधा मेटल का नाम लिखेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। लेकिन यदि मेटल हमारा हमारा जो कॉम्प्लेक्स है यदि ऋणात्मक हुआ तो फिर हम मेटल के नाम के पीछे 8 लगाएंगे। तो चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स से पहले वाला स्टेप ये हो गया और ये कॉम्प्लेक्स के ये तो कॉम्प्लेक्स से पहले वाला स्टेप हो गया और ये आप लोगों को कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जो पहला वाला स्टेप है उसको हम क्या देंगे, प्लस, और दूसरे वाले स्टेप को हम क्या देंगे, माइनस। तो देखो बच्चों, इसको तो मैंने दे दिया प्लस और इसको दे दिया मैंने माइनस। तो अब हम लोगों को एक बात का पता लग गई। क्या पता लग गया? कि हमारे लिए जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है वो कॉम्प्लेक्स हम लोगों के लिए दिया गया है ऋणात्मक संकुल। ऋणात्मक संकुल इसलिए दिया गया क्योंकि ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप को हम प्लस मान के चलते हैं और दूसरे स्टेप को हम माइनस मान के चलते हैं। तो ये माइनस चार्ज किस पा रहा है, कॉम्प्लेक्स पा रहा है, तो ये हमारा ऋणात्मक संकुल हो गया। इसका मतलब हम लोगों को मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है। ये बात हम लोगों को पता लग गई। अब आप लोग आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स से पहले यहां पर या कॉम्प्लेक्स के बाद यहां पर कुछ भी जुड़ा हुआ उसका सिर्फ हम नाम लिखते हैं, उसकी संख्या को शो नहीं करते। क्योंकि कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद जो भी चीज जुड़ी होती है वो सिंपल आयन होते हैं और सिंपल आयनों का सिर्फ नाम लिखा जाता है। चलो ठीक है, करते हैं शुरुआत। बोर्ड की तरफ देखते रहना। देखो बच्चों, पहले नाम किसका करेंगे, धनायन का, फिर नाम हम किसका करेंगे, ऋणायन का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम। तो लिख दीजिए आप लोग, ठीक है ना, इसको लिख दो सोडियम। और पहला वर्ड आप लोगों को कैपिटल रखना है, बाकी के सभी वर्ड आप लोगों को स्मॉल रखने हैं। तो ये मैंने किसके लिख दिया, सोडियम, अर्थात हमारा धनायन का नाम हो गया। अब आप लोगों को पता है एक रूल में मैंने ये बोली थी कि धनायन का नाम लिखने के बाद जब हम ऋणायन का नाम लिखेंगे तो थोड़ा सा हम गैप देंगे, थोड़ा सा हम स्पेस देंगे। तो चलो ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर मैंने सोडियम लिख दिया। अब ये धनायन का नाम हो गया, अब नाम हम ऋणायन का करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा गैप देना है और फिर अब आप इसका नाम लिखो ऋणायन का। तो देखो, ये ऋणायन हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में पहले नाम किसका लिखा जाएगा, लिगेंड का लिखा जाएगा, फिर नाम मेटल का लिखा जाएगा और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन संख्या में लिखेंगे। तो ये हो गया सोडियम, ठीक है ना। ये हम दो को क्या बोलते हैं, डाई, तो यहां पर लिख दो डाई, ठीक है ना। यहाँ पर CN को क्या बोलते हैं, साइनो। तो ये हो गया सोडियम डाइसाइनो। अब देखो, Ag के पीछे 8 लगेगा क्योंकि ऋणात्मक संकुल है, तो ये हो जाएगा अर्जेंटेट। ये हो गए बच्चों अर्जेंटेट। और यहां पर Ag की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है, +1। और +1 को रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं। पहले तो ये बात बताओ, ये नोमेनक्लेचर आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गया। देखो, पहले वाले स्टेप को मैंने प्लस दे दिया, दूसरे वाले स्टेप को मैंने माइनस दे दिया। नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया तो इसको लिख दिया मैंने सोडियम। धनायन के बाद जब ऋणायन का नाम लिखा तो थोड़ा सा स्पेस दे दिया। दो को हम क्या बोलते हैं, डाई, तो डाई लिख दिया। CN लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, साइनो। और देखो, ये ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स तो मेटल के नाम के पीछे 8 लग जाएगा। तो Ag को वैसे तो हम सिल्वर बोलते हैं लेकिन मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा, तो ये हो जाएगा अर्जेंटेट। और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आती है, +1। तो +1 को रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गई। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने आप लोगों के लिए बताया। जब मैंने आप लोगों के लिए आईयूपीसी के रूल बोले थे वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना बताया था। जब मैंने आप लोगों के उपसेसिव या यौगिकों की ट्रिक बताई थी वहां पर भी मैंने आप लोगों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका बताया था, ठीक है ना। और इससे पहले भी मैं एक स्पेशल अलग से लेक्चर ले चुका हूं कि हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीका से निकालते हैं। तो प्रत्येक बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका पूरा नाम सही है और आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट को गलत कर दिया तो समझो आपने पूरे ही नाम को गलत कर दिया। इसलिए प्रत्येक बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका नोमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट होता है। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना, पहला वाला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा
बाकी के मैं इसको कैपिटल और बड़ा कर देता हूं थोड़ा। पहला वर्ड हमेशा बच्चों कैपिटल होगा, उसके बाद ये सभी वर्ड स्मॉल होंगे, और धनायन के बाद जब ऋणायन का नाम लिखा जाएगा तो थोड़ा सा स्पेस दिया जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये नाम मैंने किसने लिख दिया इंग्लिश में। अगर कोई बच्चा हिंदी में नाम लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, उसका गलत नहीं है, लेकिन जो आईयूपीएसी ने अपने रूल दिए थे वो इंग्लिश लैंग्वेज को बेस मानते दिए थे, ठीक है ना। इसलिए मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यहाँ पर इंग्लिश में करूंगा, और आप सभी के लिए भी मैं यही सजेशन देता हूं कि आप जब भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो तो बच्चों इंग्लिश में ही करना, ठीक है ना, हिंदी में मत करना। लेकिन अगर कोई बच्चा हिंदी में करना चाहे तो वो कर सकता है, मैं उसका भी नाम करके बता देता हूं। तो कुछ नहीं है, ये क्या करना है मुझे, इसको क्या लिखना है, सोडियम, तो लिख दो हिंदी में सोडियम, थोड़ा सा यहाँ पर गैप दे देना और लिख देना, सबको मिलाकर लिखना है, गैप नहीं देना है। अब यहाँ पर लिख देना डाई साइनो अर्जेंटेट, डाई साइनो अर्जेंटेट, और यहां पर लिख दो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस के बाद मतलब फर्स्ट लिख दी इस तरीका से, और इस सबको मिला दो, गैप नहीं देना है। मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को गैप नहीं देना है, सबको मिलाकर लिखना है। देखो जब मैंने कॉम्प्लेक्स का नाम किया था पूरा मिलाकर किया, मैंने कहीं पर भी गैप नहीं दिया है। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, जब भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाएगा वो एक सांस में किया जाएगा, आप लोग वहां पर गैप नहीं दोगे। बात समझ में आ गई बच्चों, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करता हूं। तो सबसे पहले वाला स्टेप हमारा वही है, नोमेनक्लेचर करने से पहले हम लोगों को यह पता करना है कि दिया गया कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है। तो हमने जैसे ही कॉम्प्लेक्स देखा तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सामने वाले ने पहले से कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज दे रहा है, माइनस चार्ज। भाई यहां पर तो हम लोगों ने अपने मन में मान के चला कि पहले वाला स्टेप प्लस का होता है, दूसरे वाला स्टेप माइनस का होता है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने पहले से कॉम्प्लेक्स में माइनस के 2 चार्ज दे रखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे लिए दिया गया कॉम्प्लेक्स का है ऋणात्मक है, तो हम मेटल के नाम के पीछे 8 लगाएंगे, ठीक है। अब आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर दीजिए। सबसे पहला नाम किसका लिखा जाएगा, लिगेंड का, फिर नाम किसका लिखा जाएगा, मेटल का, और मेटल के नाम के पीछे 8 लगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी है। चलो ठीक है, करता हूं। देखो बच्चों, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में लिखना है, तो लिख दो यहाँ पर टेट्रा। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। सीएन को क्या बोलते हैं, साइनो। यहां पर लिख दो साइनो। अब देखो यहां पर मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा तो ये हो जाएगा निकलेट, ये हो जाएगा बच्चों निकलेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकाल के देख लेना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 2 आएगी, और प्लस के 2 को हम रोमन संख्या में इस तरीका से लिखते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से आप लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, किसी भी उपसंयोजक यौगिकों का आसानी से आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर सकते हो। इस नोमेनक्लेचर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला वर्ड कैपिटल में लिखा है, बाकी के सभी वर्ड मैंने स्मॉल में लिखे हैं। और यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स से पहले भी कुछ नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के बाद भी कुछ नहीं दे रखा है, कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज दे रखा है, तो मेटल के नाम के पीछे मैंने 8 लगा दिया। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे आने वाले एग्जाम्पलों के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो देख लो। देखो बच्चों, अब मैं इन एग्जाम्पलों का आप लोगों के लिए आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करके बता देता हूं। आप लोग वीडियो को रोक लेना और इन एग्जाम्पलों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर लो, ठीक है ना। फिर आप लोग, अभी मैं करूंगा आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर, तब आप अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने जो आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किया है वो सही किया है या गलत किया है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं करता हूं एग्जाम्पल नंबर 3 का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को यही पता करना है कि दिया गया कॉम्प्लेक्स क्या धनात्मक है, क्या ऋणात्मक है या उदासीन है। तो इस 3 एग्जाम्पल में भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने पहले से कॉम्प्लेक्स पर क्या दे रखा है, माइनस के 3 चार्ज दे रखा है, और माइनस के 3 चार्ज से हम लोग ये समझ गए कि हमारे लिए दिए गया कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ऋणात्मक। तो हम मेटल के नाम के पीछे 8 लगाएंगे। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो देखो वही, सबसे पहले आप लोग किसको लिखोगे, लिगेंड को लिखोगे, फिर किसको लिखोगे, मेटल को लिखोगे, और मेटल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिखना है। एक बात और बता देता हूं बच्चों मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स पर सामने वाले ने पहले से कुछ चार्ज दे रखा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखने के बाद
आप लोगों को आयन भी लिखना है। अभी जो एग्जाम्पल नंबर 2 था ना, उसमें मैं आयन लिखना भूल गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आयन भी वहां पर आप लोगों को लिखना है। अगर सामने वाले ने कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज दे रखा है तभी आयन लिखना। अगर उसने चार्ज नहीं दे रखा है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में सामने वाले ने चार्ज नहीं दे रखा है, तो यहां पर आयन मत लिखना। अभी मैं करके बताऊंगा तब आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने आप लोगों के लिए जो एग्जाम्पल नंबर 2 बताया था ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद वहां पर आयन भी लिखना है, क्योंकि सामने वाले ने पहले से कॉम्प्लेक्स पे कोई ना कोई आवेश दे रखा है, कोई ना कोई चार्ज दे रखा है। इस वाले के अंदर भी -3 चार्ज दे रखा है, तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद मैं आयन लिखूंगा। चलो ठीक है, नोमेनक्लेचर करते हैं स्टार्ट। तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ देखते रहना। 6 को हम क्या बोलते हैं? हेक्सा। तो यहां पर पहला वर्ड कैपिटल में लिख दो, ये लिख दिया मैंने हेक्सा। एफ को, फ्लोरीन को हम क्या बोलते हैं? लिगेंड के रूप में फ्लोरो। इसको क्या बोलते हैं? तो ये हो गया हेक्सा फ्लोरो। सीआर को क्या बोलेंगे? क्रोमेट बोलेंगे, क्योंकि हमारा संकुल है या हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? ऋणात्मक। तो यहां पर लिख दो आप लोग क्रोमेट। क्रोमेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी +3। +3 को रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं, ठीक है ना। रोमन संख्या में +3 को हम इस तरीका से लिखते हैं, तो आप लोग इस तरीका से लिख देना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देना है, और ये आयन भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर सामने वाले ने कोई चार्ज दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी जगह छोड़ के, यहाँ पर थोड़ा गैप देके यहाँ पर आयन भी लिख दो। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और जो अभी आप लोगों के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 बताया था, उस एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं यहाँ पर आयन लिखना भूल गया, तो आप लोग वहां पर आयन भी लिख देना, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 में भी सामने वाले ने कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज दे रखा था। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, आप अपना मिलान कर लो एग्जाम्पल नंबर 3 का। अब मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 को करके बताता हूं। तो पहला स्टेप हमारा वही है कि हम लोग पता करेंगे कि कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है, या फिर कॉम्प्लेक्स उदासीन है। तो वही तरीका होगा। पहले वाला स्टेप कौन सा होगा? प्लस का, और दूसरे वाला स्टेप कौन सा होगा? माइनस का। चलो करते हैं पता। तो देखो बच्चों, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, इसको हमने प्लस मान लिया, और ये दूसरा स्टेप हो गया, इसको हमने माइनस मान लिया। एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अपने मन में ही माननी है कि जो पहला स्टेप होता है वो प्लस का होता है, और जो दूसरा स्टेप होता है वो हमारा किसका होता है? माइनस का। जैसे कि जब हम सिंपल साल्ट का नोमेनक्लेचर करते हैं, जैसे NaCl का, तो वहां पर भी अपने मन में ये मान के चलते हैं कि Na+ होता है, Cl- होता है। पहले धनायन का नाम किया जाएगा, फिर ऋणायन का नाम किया जाएगा, और धनायन और ऋणायन के बीच में थोड़ा सा स्पेस देते हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं। चलो ठीक है, इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करेंगे। कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है? ऋणात्मक है, तो मेटल के नाम के पीछे हम लोगों को 8 लगाना है। चलो ठीक है, करते हैं। तो देखो बच्चों, इसको क्या लिख देता हूं मैं? पोटेशियम। ये मैंने लिख दिया पोटेशियम, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने पोटेशियम। अब ये धनायन का नाम हो गया। अब नाम किसका किया जाएगा? ऋणायन का। तो यहां पर थोड़ा सा गैप देना है, ठीक है ना। ये नाम धनायन का हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स ऋणायन का नाम करेंगे तो थोड़ा सा यहां पर गैप देना है, और नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दो। अब सुनो बच्चों ध्यान से, क्या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 लिगेंड दे रखे हैं, तो पहले किस लिगेंड को लिखें? तो इसके लिए आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को देखना होगा। जैसे कि NH3 को हम एमेमीन लिगेंड बोलते हैं, और Cl को हम क्लोरो लिगेंड बोलते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में A पहले आता है और C बाद में आता है। तो पहले हम किसको लिखेंगे? एमेमीन लिगेंड को, बाद में हम किसको लिखेंगे? क्लोरो लिगेंड को। तो यहां पर लिख दो आप लोग बच्चों, ये हो गया पोटेशियम, एमेमीन, एमेमीन, ठीक है ना। ट्राइक्लोरो, 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 और ये ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है, ये ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है, इस मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है। तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट। ये हो गया प्लेटिनेट, ठीक है ना, प्लेटिनेट। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी, वो बच्चों निकल के आएगी +2, और +2 को हम रोमन संख्या में इस तरीका से लिखते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम आयन नहीं लिखेंगे। वो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर सामने वाले ने कोई + चार्ज नहीं दे रखा है। तो अब यहां पर आप लोग आयन नहीं लिखोगे। आयन तभी लिखोगे जब कॉम्प्लेक्स पर सामने वाले ने कोई चार्ज दे रखा है, तभी आप लोग आयन लिखोगे। यहां पर कॉम्प्लेक्स पर सामने वाले ने कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है, तो यहां पर अब आप लोग आयन नहीं लिखोगे। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस वाले का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करता हूं। तो इस कॉम्प्लेक्स को आप लोग देखिए, कॉम्प्लेक्स से पहले भी कुछ नहीं है,
कॉम्प्लेक्स के बाद भी कुछ नहीं है। तो यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, उदासीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और उदासीन कॉम्प्लेक्स को जब हम आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं तो सीधा मेटल का नाम लिखते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं। चलो ठीक है, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। तो यहां पर लिख दो आप लोग हेक्सा, ये लिख दिया मैंने हेक्सा। ये कौन सा होगा, कार्बोनाइल लिगेंड, तो लिख दो कार्बोनाइल, हेक्सा कार्बोनाइल, हेक्सा कार्बोनाइल। और डायरेक्ट ये लिख दो कोबाल्ट, ये लिख दिया कोबाल्ट। और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगी, 0। तो आप लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल के लिख देना। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। क्योंकि आप लोगों को पता है सीओ एक उदासीन लिगेंड होता है और उदासीन लिगेंडों पर चार्ज क्या होता है, 0 चार्ज होता है। तो 6 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा आप लोगों का। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या निकल के आएगी, 0। और यहाँ पर आयन आपको नहीं लिखना है क्योंकि सामने वाले ने पहले से कोई चार्ज नहीं दे रखा है। ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा उदासीन कॉम्प्लेक्स है, अर्थात न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। बात आप लोग समझ में आ गई। तो इस तरीका से आप लोगों के 5 एग्जाम्पल हो गए। अपना आप लोग मिलान कर लो कि आप लोगों ने कितने सही किए कितने गलत किए। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे और एग्जाम्पलों को लेता हूं, तो बोर्ड की तरफ देखते रहिए आप लोग। तो देखो बच्चों, इन एग्जाम्पलों को देखो और इनका आप लोग आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करो। ठीक है ना, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, आप लोग इनका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करो, फिर मैं इनका करके बताऊंगा आप लोगों के लिए। वीडियो को रोक लेना आप लोग, ठीक है ना। चलो मैं आप लोगों के लिए इनका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करके बताता हूं। देखो बच्चों, ये हम लोगों के सामने कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। सबसे पहले वही हमारा तरीका है, सबसे पहले हम लोगों को यह पता करना है कि दिया गया कॉम्प्लेक्स क्या वो धनात्मक है, क्या वो ऋणात्मक है, या वो उदासीन है। हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स को देखा, कॉम्प्लेक्स से पहले कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है और कॉम्प्लेक्स के बाद भी कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स कौन है, उदासीन है। तो उदासीन कॉम्प्लेक्स होने से हम लोगों को यह पता लग गया कि हम लोगों को डायरेक्ट मेटल का नाम लिखना है, उसके नाम के पीछे 8 नहीं लगाना है। चलो ठीक है, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंडो का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। देखो बच्चों, तो देखो बच्चों, जो 12 होता है ना, 12 को हम बोलते हैं डोडिका। क्या बोलते हैं, डोडिका। तो लिख दो डोडिका। सीओ को बोलते हैं कार्बोनाइल, डोडिका कार्बोनाइल। अब देखो यहां पर मेटल आप लोगों की कितनी है, 3। 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई। तो यहां पर लिख दो ट्राई। और एमएन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीज, क्योंकि उदासीन कॉम्प्लेक्स है। तो लिख दो मैग्नीज। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आई है तो आप लोगों को 0 भी लिखनी है। पहले तो ये बात बताओ, ये आप लोगों को आईयूपीसी नोमेनक्लेचर समझ में आ गए ना, कि ये कॉम्प्लेक्स है, उदासीन कॉम्प्लेक्स है, तो डायरेक्ट मेटल का नाम लिखेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो देखो यहां पर आप लोगों को पता, 12 को हम क्या बोलते हैं, डोडिका। तो मैंने क्या लिख दिया, डोडिका। सीओ को कौन सा लिगेंड बोलते हैं, कार्बोनाइल। तो डोडिका कार्बोनाइल। यहां पर आप लोगों की मेटल कितनी है, 3 मेटल है। तो 3 के लिए क्या लिख दिया, ट्राई लिख दिया। और एमएन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीज बोलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल के देख लेना बच्चों, क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। तो इसका नाम हो गया डोडिका कार्बोनाइल ट्राई मैग्नीज 0। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो तरीका वही है, कॉम्प्लेक्स का पता करते हैं कि कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है, या कॉम्प्लेक्स उदासीन है। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले वाला स्टेप ये हो गया और ये कौन सा हो गया, दूसरा वाला स्टेप। तो जो पहले वाला स्टेप होगा उसको हम प्लस मानेंगे और जो दूसरे वाला स्टेप होगा उसको हम क्या मानेंगे, माइनस। अब सुनो, क्या यहां पर कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब यहां पर भी हम डायरेक्ट मेटल का नाम लिखेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। मेटल के नाम के पीछे हम 8 नहीं लगाएंगे। चलो आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो इसके अंदर भी आप लोगों को पता है 2 लिगेंड है, 2 लिगेंड है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार देखेंगे। NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमेमीन, इसका ए से स्टार्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेटो, इसका किससे होता है, एस से स्टार्ट होता है। तो कॉमन सी बात है, पहले एमेमीन को लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है और एस बाद में आता है। चलो ठीक है, नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर हम 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा।
तो मैंने पहला वर्ड कैपिटल लिख दिया और ये लिख दिया मैंने टेट्रा, ठीक है ना। NH3 को हम बोलते हैं एमेमीन, तो लिख दो टेट्रा एमेमीन। अब देखो ये लिख दिया आप लोगों ने टेट्रा एमेमीन, अब लिखेंगे हम सल्फेटो, तो लिख दो सल्फेटो, सल्फेटो लिगेंड लिख दो, ठीक है ना। और यहां पर डायरेक्ट क्रोमियम लिखेंगे क्योंकि धनात्मक कॉम्प्लेक्स है, तो लिख दो, ये लिख दिया मैंने क्रोमियम, ठीक है ना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी बच्चों +3, और +3 को रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये आप लोगों ने धनायन का नाम लिख दिया, अब नोमेनक्लेचर किसका किया जाएगा, ऋणायन का किया जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को गैप देना है, और थोड़ा सा गैप देने के बाद आप लोग इसको लिख दो। तो ये कौन होता है बच्चों, परक्लोरेट, तो यहां पर थोड़ा सा गैप देकर परक्लोरेट लिख दो, तो मैंने लिख दिया परक्लोरेट। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इस ClO4 को हम क्या बोलते हैं, परक्लोरेट बोलते हैं। तो आप लोग इसको परक्लोरेट लिख देना, थोड़ा सा यहां पर गैप देकर। इसका आप लोगों के IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर आ गया, चलो ठीक है। अब हम इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करके बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत से बच्चे ये दिमाग लगाएंगे जैसे कि इस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो कोई बच्चा ये दिमाग मत लगा लेना कि ट्राई आ रहा है लिगेंड के नाम में तो इसको हम छोटे कोष्टक में लिखेंगे, नहीं बच्चों, ये फेनिल होता है पीएच, लेकिन ये 3 है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइफेनिल। ये हो गया PPH3। तो ये जो पीएच होता है ना आप लोगों को, इसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। इसको छोटे कोष्टक में मत लिख देना आप लोग, कहीं वो रूल लगा दो कि भाई लिगेंड के नाम में ट्राई आ रहा है तो इसको हम छोटे कोष्टक में लिखेंगे, ये काम मत करना। क्योंकि ये आप लोगों के यहाँ पर 3 पीएच हैं, तो 3 पीएच होने की वजह से यहाँ पर ट्राई यूज हो रहा है, ना कि लिगेंड के नाम में ट्राई यूज हो रहा है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए आप लोग उसको छोटे कोष्टक में नहीं लिखना है, जिस तरीका से इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा उसी तरीका से इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, इसका हम IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो तरीका वही है, सबसे पहले पता करते हैं दिए गए कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है। हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स को देखा, कॉम्प्लेक्स से पहले कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स के बाद भी कुछ नहीं है। तो यदि कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये उदासीन कॉम्प्लेक्स हो गया। और उदासीन कॉम्प्लेक्स में डायरेक्ट मेटल का नाम लिखा जाएगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जाएगा। चलो ठीक है, अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में 2 लिगेंड है, एक तो कौन है, कार्बोनाइल लिगेंड, और एक लिगेंड कौन सा आप लोगों को, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। यहां पर इसका पहला वर्ड किससे हो रहा है, टी से स्टार्ट। और आप लोगों को पता है CO को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। तो देखो इस लिगेंड का पहला वर्ड टी से स्टार्ट हो रहा है और इस लिगेंड का पहला वर्ड किससे हो रहा है, सी से। हम अच्छी तरीका से जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, सी आता है, उसके बाद में कौन आता है, टी। तो पहले हम किसको लिखेंगे, कार्बोनाइल लिगेंड को। तो लिख दो, देखो बच्चों कार्बोनाइल कितने हैं आप लोगों के, 5, तो लिख दो 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटा, ये लिख दिया आप लोगों ने पेंटा। CO लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, ये लिख दिया मैंने कार्बोनाइल। अब नाम किसका आएगा, इसका नाम आएगा, इसका नाम क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो लिख दो आप लोग, ये हो गया पेंटा कार्बोनाइल, ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। और बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना आप लोग, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। तो यहां पर लिख दो डायरेक्ट क्रोमियम, क्रोमियम लिख दिया आप लोगों ने, क्योंकि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, उदासीन कॉम्प्लेक्स है। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिख दो आप लोग, 0 लिख दो। आप लोगों को पता बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए 0 आएगी क्योंकि ये भी उदासीन कॉम्प्लेक्स है और ये भी उदासीन कॉम्प्लेक्स है। तो कॉमन सी बात है, जब आप लोग किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। और यदि किसी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की 0 निकल के आ रही है तो आप लोगों को इस तरीका से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 शो करनी है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, अब देखो सभी बच्चे अपने अपना मिलान कर लेना, कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने गलत किया है। अगर आपको कोई कंफ्यूज है किसी एग्जाम्पल में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा। ये हमारे एग्जाम्पल कितने हो गए, 8 एग्जाम्पल हो गए। अब 9 और आगे आने वाले एग्जाम्पलों को लेता हूं। तो देखिए आप लोग,
तो देखो बच्चों, इन एग्जाम्पलों का भी मैं आप लोगों के लिए आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करके बता देता हूं। तो देखो, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। तो एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पता करना है कि कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है या कॉम्प्लेक्स उदासीन है। हम लोगों ने इसको पहला स्टेप मान लिया, इसको दूसरा स्टेप मान लिया। पहले वाले स्टेप पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे वाले स्टेप पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ऋणात्मक। और यदि हमारा कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है तो हम मेटल के नाम के पीछे 8 लगाएंगे। चलो आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम डाई पोटेशियम ना लिख के सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, क्योंकि ये सिंपल आयन होता है और सिंपल आयनों का केवल नाम लिखा जाता है, उनकी संख्या नहीं लिखी जाती। तो यहां पर लिख दो बच्चों पोटेशियम, ये लिख दिया आप लोगों ने पोटेशियम, ठीक है ना। तो इस धनायन का नाम हो गया। अब नोमेनक्लेचर हम किसका करेंगे, ऋणायन का। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को गैप देना है और नोमेनक्लेचर ऋणायन का स्टार्ट कर दो। अर्थात यहाँ पर अब नोमेनक्लेचर होगा कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स का करते हैं। देखो बच्चों, पहले नोमेनक्लेचर लिगेंड का किया जाएगा, फिर मेटल का किया जाएगा। तो यहाँ पर लिगेंड आप लोगों के कितने हैं, 4। तो यहाँ पर लिख दो टेट्रा, थोड़ा सा गैप देकर टेट्रा। सीएल लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो, तो ये हो गया टेट्रा क्लोरो। अब देखो, वैसे तो पीडी को हम क्या बोलते हैं, पैलेडियम, लेकिन ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है तो इसको बोलेंगे हम पल्ला डेट, मतलब नाम के पीछे 8 लग जाएगा। पल्ला डेट कैसे लिखते हैं, मैं लिख देता हूं, ये हो गया पल्ला डेट, ठीक है ना। नाम के पीछे हम लोगों ने क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी सेकंड, ठीक है ना। आयन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है, चार्ज नहीं देख रहा है, तो आप लोगों को आयन नहीं लिखना है। तो इसका ये नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है, हो गए ना। पोटेशियम, टेट्रा, सीएल को क्लोरो, पीडी को वैसे पैलेडियम बोलते हैं, लेकिन नाम के पीछे 8 लगेगा, तो ये होगा आप लोगों को पल्ला डेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी निकल के आएगी, +2। +2 को रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं। चलो ठीक है, अब इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पता करते हैं कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है या फिर कॉम्प्लेक्स उदासीन है। तो देखो, ये हमारा कौन सा हो गया, पहला स्टेप हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा स्टेप। इसका मतलब हम लोगों को मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है। तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दो। देखो बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम, पहला वर्ड कैपिटल में लिख दो। ये हो गया आप लोगों का पोटेशियम, डाई मत लिखना, क्योंकि कॉमन जो सिंपल आयन होते हैं उनका सिर्फ नाम लिखा जाता है, उनकी संख्या नहीं लिखी जाती। तो ये लिख दिया मैंने पोटेशियम। अब किसका नाम किया जाएगा, लिगेंड का और फिर मेटल का। तो देखो, 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा। यहाँ पर थोड़ा गैप दे देना, फिर लिख देना 4 को टेट्रा। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो लिगेंड, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों को हाइड्रोक्सो, ये हो गया टेट्रा, OH को हाइड्रोक्सो। अब देखो, वैसे तो Zn को हम जिंक बोलते हैं, लेकिन हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ऋणात्मक है। तो यहां पर इसको हम बोलेंगे जिंकेट, क्योंकि मेटल के नाम के पीछे 8 लग जाएगा। तो लिख दो यहां पर टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट। और यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकल के आएगी, और +2 को बच्चों रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं। बात समझ में आ गई ना। और यहां पर आयन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर सामने वाले ने कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं दे रखा है। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। वही सबसे पहले पता करते हैं कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है या कॉम्प्लेक्स उदासीन है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। पहले वाले स्टेप को हम प्लस मानते हैं और दूसरे वाले स्टेप को हम माइनस मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा, ऋणात्मक। तो लिख दो बच्चों। देखो बच्चों, Hg को हम क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। तो लिख दो, यहाँ पर पहला वर्ड कैपिटल में लिख दो, ये हो गई मरकरी, ये लिख दिया आप लोगों ने मरकरी। अब सुनो, अब कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा गैप दे दो, क्योंकि धनायन के बाद जब ऋणायन का नाम लिखा जाएगा तो थोड़ा सा गैप देंगे। अब देखो, 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो यहाँ पर लिख दो टेट्रा, ठीक है ना। एससीएल लिगैंड को हम बोलते हैं थायोसाइनेटो। तो यहाँ पर लिख दो थायो, ये हो गया थायोसाइनेटो, ठीक है, हो गए ना। टेट्रा एससीएल लिगैंड को हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो। तो ये हो गया टेट्रा थायोसाइनेटो। अब यहाँ पर कोबाल्ट के नाम के पीछे 8 लगेगा। तो वैसे तो सीओ को हम कोबाल्ट बोलते हैं, लेकिन 8 लगाने के बाद इसको बोलेंगे कोबाल्टेट। तो लिख दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकल के आएगी। तो +2 को हम रोमन संख्या में इस तरीका से लिखते हैं।
पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। और इस कॉम्प्लेक्स पर भी कोई चार्ज नहीं दे रखा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखने के बाद आयन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूं, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में रखना है, बाकी के सभी वर्ड आप लोगों को स्मॉल में रखने हैं। और धनायन के बाद जब ऋणायन का नाम किया जाएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को रिक्त स्थान छोड़ना है, या थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को स्पेस देना है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और कॉम्प्लेक्स का जब भी नाम लिखा जाएगा तो एक सांस में लिखा जाएगा, वहां पर आप लोग कोई भी गैप नहीं दोगे। ठीक है। ये कितने एग्जाम्पल हो गए आप लोगों के? 11 एग्जाम्पल हो गए। अब और एग्जाम्पलों को लेता हूं मैं। जितने भी टाइप के आप लोगों के एग्जाम्पल है ना बच्चों, उन सभी एग्जाम्पलों को मैं ले रहा हूं, जिससे दुनिया की कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उस कंपटीशन एग्जाम में आप कभी भी आईयूपीसी पद्धति में जो नोमेनक्लेचर है उसको गलत ना करो। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, 2 लेक्चर जो मैंने इससे पहले लिए हैं, एक आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर के रूल वाला और एक ट्रिक वाला, दोनों ही लेक्चरों को देख लेना। दोनों लेक्चरों को देखने के बाद फिर इस लेक्चर को देखना, तो सभी आप लोग सभी का आसानी से आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर दोगे। और मैं तो हर बच्चे से एक ही बात बोल रहा हूं कि मेरे आईयूपीसी नोमेनक्लेचर करने से पहले आप लोग वीडियो को रोक दो, और वीडियो को रोकने के बाद खुद उसको कर लो, और करने के बाद फिर मेरे से मिलान कीजिए कि आपने सही किया है या गलत किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए, इसका भी मैंने अलग से लेक्चर ले रखा है, तो आप उस लेक्चर को देख लेना। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, अगले एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हो गए 11। अब आगे के एग्जाम्पलों को लेता हूं मैं। तो देखो बच्चों, इन एग्जाम्पलों को देखो, इनका भी मैं आप लोगों के लिए आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करके बता देता हूं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर आप लोग 12 को देखो। 12 को देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह पता करना है कि दिया गया कॉम्प्लेक्स क्या वो धनात्मक है, क्या वो ऋणात्मक है, क्या वो उदासीन है। चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स के बाद है तो ये हम लोगों का दूसरा स्टेप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस चार्ज आ रहा है। और ये दूसरा स्टेप हो गया तो इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस चार्ज आ रहा है। तो यदि हमारे कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज आ रहा है तो हम लोगों को डायरेक्ट मेटल का नाम लिखना है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिखना है। चलो ठीक है, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने लिगेंड है? 2 लिगेंड है। एक तो NH3 लिगेंड है आप लोगों का, और एक आप लोगों का H2O लिगेंड है। अब समझने वाली बात यह है कि इसको एमेमीन बोलते हैं और इसको एक्वा बोलते हैं। दोनों के पहले वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिन लिगेंडों में दोनों के वर्ड पहले वर्ड सेम हो रहे हैं, उनके आप दूसरे वर्ड पर जाइए। किस तरीका से, वो मैं बोर्ड पर समझा देता हूं। जैसे कि एक लिगेंड, तो इसमें बच्चों कौन है? NH3। NH3 लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एमेमीन। ठीक है ना। NH3 को हम क्या बोलते हैं? एमेमीन। और H2O लिगेंड अर्थात जो वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। ठीक है ना। ये इन दोनों के नाम है। NH3 लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एमेमीन। और H2O लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। अब देखो सुनो, यहां पर दोनों का पहला वर्ड बिल्कुल सेम है। देखो, इसका भी पहला वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी पहला वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी जिन लिगेंडों के दोनों के नाम पहले वर्ड सेम है, जैसे कि इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो फिर आप लोग दूसरे पर जाइए, दूसरे वर्ड पर जाइए। तो NH3 का जो दूसरा वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? M से स्टार्ट हो रहा है। और H2 का दूसरा वर्ड है वो किससे हो रहा है? Q से स्टार्ट हो। तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में M पहले आता है और Q बाद में आता है। तो पहले हम किस लिगेंड को लिखेंगे? इस एमेमीन लिगेंड को लिखेंगे। बाद में हम किस लिगेंड को लिखेंगे? इस H2O लिगेंड को लिखेंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर बता देता हूं बच्चों, यदि दिए गए दोनों लिगेंडों के पहले वर्ड अगर सेम है तो आप लोगों को जाना है दूसरे वर्ड पर, फिर दूसरा वर्ड भी अगर सेम है तो तीसरे वर्ड पर जाना है। इस तरीका से आप लोग उनका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करोगे। तो यहाँ पर इन दोनों के पहले वर्ड सेम है, तो हम किन पे गए? दूसरे वर्ड पर गए। दूसरे वर्ड में ये इसका M से स्टार्ट हो रहा है, इसका Q से स्टार्ट हो रहा है। हम अच्छी तरीका से जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में M पहले आता है, Q बाद में आता है। इसलिए पहले हम NH3 लिगेंड को लिखेंगे, उसके बाद में हम H2O लिगेंड को लिखेंगे। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर आप लोग कर दीजिए। तो देखो बच्चों, यहां पर लिख दो, 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। तो यहां पर लिख दो, पहला वर्ड कैपिटल में लिख दो, ट्राई। NH3 को बोलते हैं एमेमीन, तो ये हो गए ट्राई एमेमीन। ठीक है,
अब किसको लिखोगे, H2O लिगेंड को, तो इसकी भी संख्या कितनी है, 3, तो लिख दो ट्राई एक्वा, ये लिख दिया, ट्राई एक्वा लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो ये लिगेंड लिख दिया आप लोगों ने, ये लिगेंड लिख दिया। अब नेम किसका होगा, मेटल का होगा, तो Cr को यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्रोमियम लिखेंगे, क्योंकि हमारा धनात्मक कॉम्प्लेक्स है, तो लिख दो आप लोग, ये लिख दिया मैंने क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम लिख दिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख दो, तो यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +3 निकल के आएगी, और +3 को रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं, ये लिख दो, हमने +3 को इस तरीका से लिख दिया रोमन संख्या में। अब सुनो, इस धनायन का नाम हो गया, अब नाम हम किसका लिखेंगे, ऋणायन का। तो ऋणायन का नाम लिखते वक्त यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को गैप देना है, और गैप देकर यहां पर नाम किसका लिखेंगे, ऋणायन का। अब यहां पर इस ऋणायन का नाम लिखेंगे, तो ये सिंपल आयन है, और सिंपल आयनों का सिर्फ नाम लिखा जाता है, उनकी संख्या को नहीं लिखा जाता। तो यहां पर इसका नाम हम ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, तो लिख दो यहां पर थोड़ा सा गैप देके, यहां पर लिख दो बच्चों क्लोराइड, ठीक है ना। इस तरीका से इसका नाम कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो आप लोगों का 12 है, इसकी आप लोग अपने आप से मिलान कर लेना, इसका ये IUPAC नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है ना, इसका कंप्लीट। अब हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, तो तरीका वही है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर करने से पहले हम लोगों को यह पता लगाना होता है कि जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, क्या वो धनात्मक है, क्या वो ऋणात्मक है, या फिर वो उदासीन है। तो तरीका वही है, पहले वाला स्टेप प्लस का होता है, दूसरे वाला स्टेप माइनस का होता है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, इसको प्लस मान लिया, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, इसको हम लोगों ने माइनस मान लिया। मैं फिर बता देता हूं बच्चों आप लोगों के लिए, ये हम लोग अपने मन में मानेंगे, आप कॉपी में नहीं लिखोगे कि भाई इसको प्लस लिख दिया, इसको माइनस लिख दिया। अपने मन में मान के चलोगे आप लोग कि पहले वाला स्टेप प्लस का है, दूसरे वाला स्टेप माइनस का है। मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पर प्लस माइनस लिखना पड़ रहा है। तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेटल का नाम आएगा, यहाँ पर मेटल के नाम के पीछे 8 नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा धनात्मक कॉम्प्लेक्स है। अब देखो यहां पर सेम आप लोगों की वही कंडीशन बन रही है। कितने लिगेंड हैं, 2 लिगेंड हैं, एक H2O लिगेंड है, एक NH3 लिगेंड है। तो पहले हम किसको लिखेंगे, इस NH3 लिगेंड को इस तरीका से, और फिर हम किसको लिखेंगे, इस H2O लिगेंड को इस तरीका से, क्योंकि दोनों के पहले वर्ड सेम है। लेकिन जब दूसरे वर्ड को हम चेक करके देखते हैं, तो इसका पहले आता है और इसका बाद में आता है। चलो ठीक है, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो यहां पर लिख दो, पहला वर्ड कैपिटल में लिख दो, यहां पर लिख दो टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। NH3 को हम बोलते हैं एमेमीन, तो ये हो गया टेट्रा एमेमीन। चलो ठीक है। अब H2O लिगेंड को लिखते हैं, 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई, तो इस तरीका से लिख दो डाई। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा, तो ये हो गया डाई एक्वा। अब सुनो, यहाँ पर डायरेक्ट मेटल का नाम लिखेंगे, तो Cu को हम क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, तो आप लोगों ने कॉपर लिख दिया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +2 निकल के आएगी, और +2 को रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं, तो आप लोग +2 को इस तरीका से लिख दो, ठीक है ना। तो हो गया ना, ये हो गया टेट्रा एमिमीन डाई एक्वा। Cu को क्योंकि धनात्मक कॉम्प्लेक्स है, तो डायरेक्ट कॉपर लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, तो उसको रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं। अब यहां पर बच्चों जो SO4 है, ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो ये लिगेंड नहीं है, ये सिंपल आयन है। सिंपल आयन, तो यहां पर थोड़ा सा गैप देना है, और SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा गैप दो, और यहां पर लिख दो सल्फेट, ठीक है ना, सल्फेट। ये लो, ये इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर हो गया। सभी बच्चे अपनी पहचान कर लेना, अपना मिलान कर लेना, इसका नाम ये बनेगा, ठीक है। अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर इसका करते हैं, तो गौर से देखिए, इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, इस कॉम्प्लेक्स से पहले भी कुछ नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स के बाद भी कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उदासीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उदासीन कॉम्प्लेक्सों में सीधा मेटल का नाम लिखा जाएगा, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। चलो ठीक है, करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले नाम लिगेंड का लिखा जाएगा, फिर नाम मेटल का लिखा जाएगा। GLY को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनोटो लिगेंड। इसकी संख्या कितनी है, 2, तो 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई, पहला वर्ड कैपिटल में लिख दो, ये लो डाई। इसको क्या बोलते हैं, GLY को ग्लाइसिनेटो, ये लिख दिया मैंने डाईग्लाइसिनेटो, ठीक है ना, डाईग्लाइसिनेटो। और Cu को हम क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, तो लिख दो कॉपर। और बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी +2, और +2 को रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं, तो इसका नाम हो गया डाई ग्लाइसिनेटो कॉपर, और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो हम लोगों ने +2 को रोमन संख्या में इस तरीका से सेकंड लिख दिया। आयन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है, क्योंकि ये उदासीन कॉम्प्लेक्स है। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है।
सभी बच्चे अपना मिलान कर लेना, ठीक है ना। कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे, 14 एग्जाम्पल हो गए। अब मैं और एग्जाम्पलों को लेता हूं, सभी प्रकार के एग्जाम्पल आ जाएंगे आप लोगों को, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो देख लो आगे के एग्जाम्पलों को। तो देखो बच्चों, इन एग्जाम्पलों को देखो, इन एग्जाम्पलों का भी मैं आप लोगों के लिए आईयूपीसी पद्धति में नॉमेनक्लेचर करके बता देता हूं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर आप लोग 15 को देखो, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 15 का मैं आईयूपीसी पद्धति में नॉमेनक्लेचर कर रहा हूं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स को देखते हैं और कॉम्प्लेक्स की पहचान करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स की पहचान के लिए पहला तरीका क्या है कि पहले वाला स्टेप हमारा प्लस का होगा, दूसरे वाला स्टेप हमारा माइनस का होगा। तो देखो बच्चों, पहले वाला स्टेप हमारा प्लस का हो गया, दूसरे वाला स्टेप हमारा माइनस का हो गया। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, ऋणात्मक है। और यदि हमारा कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा। तो वैसे तो एल एल्यूमिनियम होता है, लेकिन 8 लगाने के बाद इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट। चलो ठीक है, आईयूपीसी पद्धति में नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किसका किया जाएगा, धनायन का किया जाएगा। फिर नॉमेनक्लेचर किसका किया जाएगा, ऋणायन का किया जाएगा। अब देखो, धनायन का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंपल आयन है। तो लिख दीजिए बच्चों, इसका नाम हो गया पोटेशियम, पहला वर्ड कैपिटल में लिख दो, ये हो गया हमारा पोटेशियम। चलो ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर किसका करते हैं, कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स में पहले नॉमेनक्लेचर लिगेंड का किया जाएगा, फिर मेटल का किया जाएगा। देखो बच्चों, तीन को क्या बोलते हैं, ट्राई, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देना, मैं और स्पेस दे देता हूँ आप लोगों के लिए। धनायन का नाम लिखने के बाद, ऋणायन का नाम लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा हमने रिक्त स्थान छोड़ दिया। तो ये हो गया ट्राई। ओ एक्स को बोलते हैं ऑक्सोलेटो लिगेंड, ठीक है ना, ये हो गया ऑक्सोलेटो। तो ये हो गया ट्राई ऑक्सोलेटो। और यहां पर ये हो गया एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, मेटल के नाम के पीछे 8 लग गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों इसकी निकाल कर देख लेना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 3 आएगी। और प्लस के 3 को बच्चों हम रोमन संख्या में इस तरीका से लिखते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये क्या लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया। तीन को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। ओएक्सओ, ओएक्स को हम ऑक्सोलेटो लिगेंड बोलते हैं, ऑक्सोलेटो लिख दिया, ट्राई ऑक्सोलेटो। एल, एल को यहां पर हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 3 आ गई, प्लस के 3 को रोमन संख्या में हमें इस तरीका से लिखते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 15 क्लियर होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 17 आप लोगों का वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले तो इन पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का 16 और एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का 17, ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जामों में और 12th की एग्जामों में या जितनी भी आप लोगों की एग्जाम है उन सभी के अंदर आप लोगों के ये क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ के चलना। एक एग्जाम्पल नंबर 16, एक एग्जाम्पल नंबर 17, इसका मैं सब कुछ बताऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के भी बताऊंगा कि ऐसे कॉम्प्लेक्सों की ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरीका से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 16 को, ठीक है। पूरा ध्यान आप लोग मेरी तरफ बना कर रखना। देखो बच्चों, तरीका हमारा वही है। सबसे पहले हम लोगों को यह पता करना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है। तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है या नहीं लगाना है, या डायरेक्ट मेटल का नाम लिखना है। तो चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स अलग है, ये कॉम्प्लेक्स अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ दे रखा है। तो कॉमन सी बात है, पहला कॉम्प्लेक्स हमारा धनात्मक हो गया और दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारा ऋणात्मक हो गया, क्योंकि ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तो पहले वाले स्टेप को हमेशा ही हम क्या मान के चलते हैं, प्लस। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स को हम प्लस मानेंगे और इस वाले कॉम्प्लेक्स को हम माइनस मानेंगे, क्योंकि जो पहले वाला स्टेप होता है वो प्लस का होता है और जो दूसरे वाला स्टेप होता है वो किसका होता है, माइनस का। तो एक बात तो हम लोगों को पता लग गई कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल का डायरेक्ट नाम लिखा जाएगा, उसके नाम के पीछे 8 नहीं लगाएंगे क्योंकि धनात्मक कॉम्प्लेक्स है। और इस मेटल के नाम के पीछे हम 8 लगाएंगे क्योंकि ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है।
चलो ठीक है, अब इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं तो तरीका आप लोगों का वो के वो ही रहेगा जो पहले वाला तरीका है। चलो ठीक है, देखो बच्चों इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं लिगेंड को, फिर लिखेंगे मेटल को। पहले तो ये बात होता है चार को क्या बोलते हैं, टेट्रा, ठीक है ना। तो पहला वर्ड कैपिटल में लिखना है, ये लिख दो, टेट्रा लिख दिया। अब आप लोगों को पता है जो पीवाई लिगेंड होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पिरिडीन। पीवाई को हम क्या बोलते हैं, पिरिडीन। तो यहां पर लिख दो टेट्रा और लिगेंड का नाम लिख दो, लिगेंड हमारा पिरिडीन, ये लिख दिया बच्चों मैंने पिरिडीन। तो ये हो गया आप लोगों का टेट्रा पिरिडीन, और सीधा मेटल का नाम लिखा जाएगा तो कि हमारा कौन सा, धनात्मक कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर लिख दो प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेप को मैं अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि पहले नाम बता देता हूं, उसके बाद मैं इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों के लिए निकाल कर बताऊंगा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम शो करेंगे जिससे कि आप लोगों के अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। एक बार फिर से देख लो बच्चों, चार को क्या बोलते हैं, टेट्रा, पीवाई को पिरिडीन बोलते हैं, डायरेक्ट मेटल का नाम लिखा है क्योंकि धनात्मक कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट को अभी शो नहीं किया क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताऊंगा। चलो ठीक है, ये नाम किसका हो गया, धनायन का। अब नाम किसका लिखा जाएगा, ऋणायन का। तो थोड़ा सा यहां पर हम लोगों को गैप देना है, गैप देकर ऋणायन का नाम चालू कर दो। तो देखो बच्चों मैंने यहां पर थोड़ा सा गैप दे दिया और ऋणायन का नाम चालू करते हैं। पहले नाम लिगेंड का, फिर नाम किसका, मेटल का। चार को क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो गैप देके यहां पर लिख दो टेट्रा, ये लिख दिया टेट्रा, ठीक है। सीएल लिगेंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरो। तो ये लिख दिया आप लोगों ने क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। अब आपको पता है कि ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, इसका नाम प्लेटिनेट लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक कॉम्प्लेक्सों में मेटल का नाम लिखते वक्त एट लगा देते हैं। तो ये लिख दो बच्चों प्लेटिनेट, ये लिख दिया प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ठीक है ना। ये लिख दिया आप लोगों ने प्लेटिनेट, ठीक है। और यहां पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने शो नहीं किया है क्योंकि पहले मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को हम शो करेंगे। तो नाम इसका भी हो गया, चार को टेट्रा बोलते हैं, सीएल को क्लोरो बोलते हैं, तो टेट्रा क्लोरो, मेटल के नाम के पीछे एट लग जाएगा तो ये हो गया प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेप मैंने अभी छोड़ दिया। अब इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो देखो बच्चों ये आप लोगों को पता है ये कॉम्प्लेक्स अलग है, ये कॉम्प्लेक्स अलग है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त इन सबको हम एक मान कर चलेंगे। इस तरीका से मान कर चलेंगे। अब एक काम करता हूं, मेरे पास में यहां पर निकाल के बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये पूरी जगह आप लोगों की खाली पड़ी हुई है, मैं इस तरीका से कर देता हूं, इस तरीका से कर देता हूं जिससे कि ये जगह हमारी खाली हो जाएगी और यहां पर मैं आप लोगों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता देता हूं। तो देखो बच्चों जो एग्जाम्पल नंबर 16 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर निकाल के बता रहा हूं। तो यहां पर लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को निकालनी है। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बच्चों उसको मान लो एक्स, पीटी को मैंने मान लिया एक्स प्लस, ठीक है। यहां पर लिगेंड कितने आप लोगों के, चार, तो यहां पर लिख दो चार, ठीक है, मल्टीप्लाई। पिरिडीन एक उदासीन लिगेंड होता है और उदासीन लिगेंडों पर हमेशा चार्ज क्या होता है, जीरो। तो यहां पर आप लोग क्या लिख दोगे, जीरो, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों ने जीरो लिख दिया, ठीक है। अब चलने दो, अब इसका काम कंप्लीट हो गया ना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ये हमारे क्या लिख दिया, चार लिगेंड लिख दिए और ये लिगेंड पर चार्ज लिख दिया, इस पर चार्ज क्या होता है, जीरो, तो मैंने यहां पर लिख दिया जीरो, ठीक है। अब इसका करते हैं। तो देखो अब क्या, फिर वही एक्स, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको एक्स मान लिया। यहां पर इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है, प्लस यहां पर लिख दिया चार। सीएल कितने आप लोगों के, चार, और एक सीएल पर बच्चों कितना चार्ज होता है, माइनस के वन, तो माइनस के वन, और कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, जीरो। देखो बच्चों कॉम्प्लेक्स पर यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है तो बराबर मैंने आप लोगों के लिए क्या कर दिया, जीरो। चलो ठीक है, अब कर लो, एक एक्स और एक एक्स ये कितने हो गए आप लोगों के, टू एक्स, ठीक है ना। एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, ये हो गया टू एक्स। ये तो आप लोगों को पता है जीरो हो गया, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पर जीरो हो जाता है। तो ये कंप्लीट आप लोगों का जीरो हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के फोर, बराबर कॉम्प्लेक्स पर क्या है, जीरो। अब सुनो, ये माइनस के फोर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस के फोर। तो मैं लिख देता हूं बच्चों टू एक्स बराबर, और ये हो गया आप लोगों का प्लस के फोर।
x बराबर 4 में 2 का भाग लगा दो तो बच्चों कितना आएगा 2। इसका मतलब x बराबर हम लोगों का कितना आएगा प्लस के 2। ठीक है ना। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो बच्चों प्लस के 2 निकल के आएगी। और प्लस के 2 को रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीका से प्लस के 2 लिख दो और यहाँ पर भी इस तरीका से रोमन संख्या में प्लस के 2 इस तरीका से सेकंड लिख दो। ठीक है ना। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो कि पीटी की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिसमें वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो कितनी होती है बच्चों प्लस के 2। इस तरीका से आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओगे। ठीक है ना। इस पूरे को यहां से लेकर यहां तक एक मान कर निकाल देना। ये आप लोगों ने एक्स मान लिया, ये आप लोगों ने 4 को लिख दिया। इस पे आवेश या चार्ज क्या होता है 0, 0 शो कर दिया। फिर वो इसको क्या मान लिया एक्स मान लिया, ये 4 को लिख दिया। इस पर -1 चार्ज होता तो -1 लिख दिया बराबर 0। ये x और x क्या हुआ है 2x। ये संख्या आप लोगों की 0 हो ही गई। ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4 बराबर 0। ये माइनस के इधर जाकर किसको हो जाएगा प्लस के, और प्लस 4 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। इस तरीका से इनका आईयूपीसी पद्धति में आपको नोमेनक्लेचर करना है। सारे तरीके वही है। ठीक है ना। इस तरीका से आप लोगों को लिखना है नोमेनक्लेचर। यहाँ पर डायरेक्ट प्लेटिनम लिखेंगे क्योंकि धनात्मक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर प्लेटिनेट लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है। तो मेटल के नाम के पीछे 8 लग जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है। अब हम एग्जांपल नंबर 17 को देखते हैं। वही तरीका, जो टाइप यही है वो टाइप यही है। अरे भाई एक बात बताइए, यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स ही दे रखा, एक कॉम्प्लेक्स ही दे रखा। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, एक कॉम्प्लेक्स ही रहा, एक कॉम्प्लेक्स ही रहा। तो पहचान करना आसान हो गई। कैसे हो गई कि पहले वाला जो स्टेप होता है वो प्लस का होता है और दूसरे वाला स्टेप किसका होता है माइनस का होता है। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को यही तो पता करना है कि कॉम्प्लेक्स हमारा धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है। तो यहाँ पर पहले वाला स्टेप हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स धनात्मक हो गया और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मेटल कौन है एजी और यहाँ पर भी मेटल कौन है एजी। लेकिन यहाँ पर एजी को हम सिल्वर लिखेंगे, जो एजी को सिल्वर ही बोलते हैं ना। तो एजी को यहाँ पर सिल्वर लिखेंगे क्योंकि धनात्मक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ पर एजी को हम अर्जेंटेट लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है। तो मेटल के नाम के पीछे 8 लग जाएगा। इस तरीका से देखिए बोर्ड की तरफ देखो बच्चों, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिगेंड का लिखेंगे फिर मेटल का लिखेंगे। दो को हम क्या बोलते हैं डाई, यहां पर लिख दो डाई। ठीक है ना। NH3 को हम क्या बोलते हैं एमेमीन बोलते हैं तो ये लिख दो डाई एमेमीन। एजी को हम क्या बोलते हैं सिल्वर तो लिख दो सिल्वर। और ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेप मैंने अभी छोड़ दिया क्योंकि पहले इसको मैं आप लोगों के लिए निकाल के बताऊंगा फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो हो गई ना। डाई पहला वर्ड कैपिटल में हो गया, डाई NH3 को एमेमीन सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेप छोड़ दिया क्योंकि पहले निकाल के बताऊंगा। चलो ठीक है। ये नाम किसका हो गया धनायन का। अब नाम किसका लिखेंगे ऋणायन का। तो थोड़ा सा यहाँ पर गैप दे देंगे और ऋणायन का नाम चालू कर देंगे। देखो बच्चों, दो को क्या बोलते हैं डाई तो लिख दो डाई। CN को क्या बोलते हैं साइनो तो ये लिख दो डाई साइनो। ठीक है ना। अब यहाँ पर AG को क्या लिखेंगे अर्जेंटेट तो लिख दो अर्जेंटेट। मेटल के नाम के पीछे 8 लग जाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को अभी के लिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि पहले मैं आप लोगों के लिए निकाल के बताऊंगा फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे। तो देख लो यहीं पर निकाल के बता देता हूं, आप लोग बोर्ड की तरफ देखते रहना। देख लो बोर्ड की तरफ देखो बच्चों, ये जो एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का 17 है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं यहां पर शो करके बता रहा हूं। ठीक है ना। तो ये देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मेटल की, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मेटल की। तो जिस तरीका से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी उसी तरीका से इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाएगी। किस तरीका से, यहां पर एजी को बच्चों मैंने मान लिया एक्स क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है प्लस। यहां पर NH3 लिगेंड कितने हैं 2 तो 2 लिख दो। यहाँ पर NH3 एक उदासीन लिगेंड होता है तो चार्ज क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इसका काम कंप्लीट। अब इस पर आ जाइए, एजी की फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसको x मान लो प्लस। यहाँ पर आप लोगों ने इसको क्या मान लिया ये x मान लिया प्लस। अब देखो यहाँ पर लिगेंड आप लोगों के कितने हैं 2 है तो 2 लिख दीजिए आप लोग। ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, CN पर कौन सा चार्ज होता है CN माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस के 1 लिख दो और कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है तो बच्चों 0 लिख दो। देखो कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है तो बराबर मैंने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। ये स्टेप आप लोगों का 0 हो गया क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0। तो देखो x और x बच्चों कितने हो गए आप लोगों का 2x हो गया। ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आप लोगों का -2। कॉम्प्लेक्स का बराबर आप लोगों का क्या होगा 0। ये -2 इधर आकर किसका हो जाएगा +2। तो 2x बराबर ये हो गए बच्चों आप लोगों को +2।
x बराबर 2 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर हमारी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल आएगी प्लस के 1। और प्लस के 1 को रोमन संख्या में हम किस तरीका से लिखते हैं, इस तरीका से रोमन संख्या में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर Ag की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर भी +1 है और बच्चों यहाँ पर भी +1 है। इस तरीका से मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है और आप लोगों को इस तरीका से लिखना है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, फेयर कॉपी में नहीं निकालनी है, ये आप लोगों को रफ कॉपी के अंदर आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, फिर आप लोग यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट प्रत्येक बच्चे को निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों को एक तरीका से मान के और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना। ये x हो गया, ये आप लोगों का 2 हो गया, चार्ज क्या होता है 0 लिख दिया, फिर इसको x मान लिया, ये कितने हैं 2 लिख दिया। Cn पर कौन सा चार्ज होता है -1, कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं तो 0, ये स्टेप 0 हो गया, x और x का होगा 2x, ये -2 बराबर 0, ये -2 इधर जाकर +2 हो जाएगा और 2 में 2 का भाग लगाओगे तो 1, और 1 को हम इस तरीका से रोमन संख्या में लिखते हैं। तो इस तरीका से आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 17 का भी मैंने आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करके बता दिया। 16 और 17 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एग्जाम्पलों को या इस टाइप के जितने भी कॉम्प्लेक्स हों उन सभी का आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाते हैं हमारे 17 एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब 1-2 एग्जाम्पल और हैं, उनको लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो देखो आप लोग, तो देखो बच्चों, ये 2 एग्जाम्पल और देखिए आप लोग, और ये दोनों एग्जाम्पल भी आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट करवाए हैं आप लोगों के, एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 17, और ये एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 19। तो इन दोनों को भी मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कर देता हूं, क्योंकि ये अलग टाइप के हैं, अलग टाइप के, तो मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कर दिए और ज्यादातर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कर दिए। अब ध्यान से समझ के चलना। सबसे पहला आईयूपीसी नोमेनक्लेचर करते बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 18 का, ठीक है ना। ध्यान से समझ के चलना, अभी बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों का आ जाएगा बच्चों। इसका आईयूपीसी पद्धति में हम नोमेनक्लेचर इस तरीका से करते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर एक चीज देखी होगी, इस तरीका से आप लोगों ने किया होगा बहुत सारे कंपाउंडों के अंदर, क्या इसको तो आप किस पे ले जाओगे, इस पर ले जाओगे, और ये प्लस ये जो 4 है ना, इसको किस पे लेके आ जाओगे, इस कॉम्प्लेक्स पर। किस तरीका से, इस तरीका से इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर सकते हो। इस 3 को तो बच्चों आप किस पे ले जाओ, इस चार्ज को तो किस पे ले जाओ आप लोग एफी पर, और ये जो 4 है ना, इसको चार्ज बनाकर आप लोग किस पर लिख दीजिए, इस कॉम्प्लेक्स पर। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों के लिए, ये जो 3 है ना बच्चों, ये 3 को चार्ज बनाकर किस पर ले जाओ, एफी के ऊपर, और ये जो चार्ज है, ये जो 4 है, इसको चार्ज बनाकर आप लोग किस पे ले जाओ, इस कॉम्प्लेक्स पर। तो आप लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं, या इस तरीका से भी आप लोग इसको लिख सकते हो। देखो दोनों का मतलब एक ही है, एफी, और ये 3 आप लोग कहां पर ले गए, एफी के ऊपर, तो यहां पर लिख दो एफी प्लस के 3, ठीक है ना। और यहां पर लिख दो एफी Cn का होल 6, और ये जो 4 है ना बच्चों, ये 4 को आप लोग इस कॉम्प्लेक्स पर ले जाओ, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा -4। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि ये जब इस पर जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है पहला वाला स्टेप कौन सा हो गया, प्लस का हो गया, दूसरे वाला स्टेप किसका होगा, माइनस का हो गया। तो जब ये चार्ज इस पर जाएगा तो कॉमन सी बात है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है, तो ये प्लस के 4 नहीं होगा, ये किसका हो जाएगा, -4, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा वो कौन सा ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है। तो कॉमन सी बात है, ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स ये तभी तो होगा जब -4 आएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखते रहना। इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स के बाहर इस तरीका से कोई जो संख्या लिखी होती है ना, उसको यहां से उठाकर आप किस पे ले जाइए, कॉम्प्लेक्स से पहले जो भी चीज प्रेजेंट है। तो ये 3 लिया और मैंने किस पर पहुंचा दिया, एफी पर, तो ये क्या हो गया, एफी प्लस के 3। अब जो एफी के पास जो 4 है ना, इस 4 को आप ले जाइए कॉम्प्लेक्स पर। अरे भाई एक बात बताइए,
अगर कॉम्प्लेक्स के 3 को Fe के पास में लेके गए हो तो Fe का भी तो कॉम्प्लेक्स के पास लेके आओगे ना। तो 3 आपने किसके पास में पहुंचा दिया, Fe के पास में, तो ये Fe+3 हो गया। और ये 4 आप लोगों ने किसके पास में पहुंचा दिया, इस कॉम्प्लेक्स के पास में। लेकिन कॉम्प्लेक्स हमारा ऋणात्मक है, क्योंकि पहले वाला स्टेप कौन सा हो गया, धनात्मक, तो दूसरे वाला स्टेप कौन सा होगा, ऋणात्मक। तो ये प्लस के 4 नहीं होगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस के 4। तो इस तरीका से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस के 4। अब कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसका आईयूपीसी पद्धति में आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। बात समझ में आ गई ना बच्चों, चलो ठीक है, आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं, तरीका वही रहेगा। अब देखो इसको इस तरीका से लिखते हैं, यहाँ पर Fe पर कितना आ रहा है, प्लस के 3 चार्ज आ रहा है, तो इस तरीका से इसका नाम होगा, यहाँ पर लिख दो आयरन, ठीक है ना। इसको आप किस तरीका से लिखोगे, इस तरीका से लिखोगे आयरन। Fe को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कितनी आ रही है, प्लस के 3, तो मैंने उसको प्लस के 3 को इस तरीका से लिख दिया। एक बार फिर से देख लेना बच्चों, ये Fe के ऊपर कितना चार्ज हो गया, प्लस के 3 चार्ज हो गया, तो डायरेक्ट लिख दो, ये लिख दिया मैंने आयरन, और इस पर कितनी चार्ज है, प्लस के 3, तो प्लस के 3 को मैंने इस तरीका से लिख दिया। या ऐसे बोल सकते हो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली है, प्लस के 3, तो मैंने प्लस के 3 को रोमन संख्या में इस तरीका से लिख दिया। इसका काम कंप्लीट हुआ। अब नोमेनक्लेचर इसका किया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स पर देखिए बच्चों नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा। तो यहां पर अब इसको आयरन नहीं लिखेंगे, इसको हम फेरेट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा। बाकी का तरीका वही है आप लोगों का। यहाँ पर 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा, तो लिख दो हेक्सा। Cn को क्या बोलते हैं, साइनो, तो ये लिख दो हेक्सा साइनो। Fe को क्या बोलेंगे, फेरेट, तो फेरेट लिख दो। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना बच्चों, इसके प्लस के 2 आएगी, तो प्लस के 2 को रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं। अब सुनो, यहाँ पर सामने वाले ने चार्ज भी दे रखा है, देखो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज दे रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप देना, मेरे पास तो जगह नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप देना है, और बच्चों यहाँ पर लिख देना है आप लोगों को आयन, ठीक है ना। मतलब ये सेकंड लिख दिया, फिर थोड़ा सा गैप देना, और फिर आयन लिख देना। मेरे पास जगह नहीं है, तो मैंने इस तरीका से लिख देना आप लोग, मतलब यहाँ पर आयन लिखा हुआ आएगा। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। इसका आपने इस तरीका से नाम कर दिया। अगर आप चाहो तो दूसरे तरीका से भी इसका नाम कर सकते हो, दूसरे तरीका से भी इस तरीका से इसका नाम लिख सकते हो। बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यदि Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक। मैं लिख देता हूं, अगर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसको बोलते हैं हम फेरिक, क्या बोलते हैं, फेरिक। और यदि Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसको बोलते हैं हम फेरिक, फेरस। देखो अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 3 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक। हिंदी में भी लिख देता हूं, उसको बच्चों बोलते हैं हम फेरिक, ठीक है, इस तरीका से। और यदि Fe इस तरीका से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe पर +2 चार्ज है, तो उसको बोलते हैं हम फेरस। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस। बात समझ में आ गई ना, कि Fe अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको हम फेरिक बोलते हैं, और Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आयरन आप लोगों को कौन है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस तरीका से भी लिख सकते हो आप लोग, फेरिक डायरेक्ट लिख दो, इस तरीका से लिख दो फेरिक, और बाकी का ये सेम टू सेम रहेगा, फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देना, और यहाँ पर लिख दोगे बच्चों आयन। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। अगर आप लोग आयरन थर्ड इस तरीका से नहीं लिख रहे हो तो इस तरीका से लिख दो। इसका और इसका दोनों को मतलब एक ही है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +3 है, तो +3 को हम Fe अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। तो अगर आपने नाम इसको लिखा है तो भी आप लोगों का बिल्कुल 100% सही है, और यदि आप लोगों ने इस तरीका से इसका नाम लिखा है तो भी आप लोगों का 100% बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई बच्चों, ये नाम लिख दो या ये नाम लिख दो, दोनों ही नाम आप लोगों के बिल्कुल सही है। बस लिखने का दोनों का तरीका अलग है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है। कुछ बुकों में ये नाम लिखा मिल जाएगा, कुछ बुकों में ये नाम लिखा मिल जाएगा, दोनों ही नाम आप लोगों के बिल्कुल सही है। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिस का ध्यान में रखना, प्रत्येक बच्चों को ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आप लोगों का इंपॉर्टेंट बताया था। इसको खत्म करते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। इसको इसलिए इंपॉर्टेंट बताया क्योंकि यहाँ पर 2H2 लिख रहा है, तो 2H2 तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका भी नाम करके बता देता हूं। एक काम करता हूं,
देखो मैं चलो देख लेता हूँ, मेरे पास जगह मिलेगी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को शो करके बताऊंगा, तो मुझे जगह की जरूरत होगी तब मिटा दूंगा। फिलहाल में तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा वही है, पहले कॉम्प्लेक्स की पहचान करनी है कि दिया गया कॉम्प्लेक्स क्या वो धनात्मक है, क्या वो ऋणात्मक है, या फिर वो उदासीन है, चेक करते हैं। पहले वाला स्टेप ये हो गया, दूसरे वाला स्टेप ये हो गया। पहले वाला स्टेप हमेशा प्लस का होता है, दूसरे वाला स्टेप माइनस का होता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, प्लस का स्टेप, और ये हमारा कौन सा होगा, माइनस का स्टेप। अब देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट मेटल का नाम लिखना है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। चलो नोमेनक्लेचर करते हैं, पहले लिगेंड का फिर मेटल का। यहाँ पर कितने लिगेंड है, दो लिगेंड है, एक H2 लिगेंड है, एक Cl लिगेंड है। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा, ए से स्टार्ट होता है। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, सी से स्टार्ट होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है, सी बाद में आता है। तो पहले हम इस H2 एक्वा लिगेंड को लिखेंगे, फिर हम क्लोरो लिगेंड को लिखेंगे। तो लिख दीजिए, देखो यहां पर चार है, चार को बोलते हैं टेट्रा, तो लिख दीजिए पहला वर्ड कैपिटल में टेट्रा। H2 को क्या बोलते हैं, एक्वा, टेट्रा एक्वा, ये लिख दिया। अब नाम इसका लिखा जाएगा, लिख दो। दो को डाई बोलते हैं, Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो ये हो गया डाई क्लोरो, ठीक है। इन लिगेंडों का नाम हो गया। अब मेटल का नाम लिखेंगे, तो मेटल का नाम डायरेक्ट क्रोमियम लिखेंगे क्योंकि धनात्मक कॉम्प्लेक्स है, तो लिख दो क्रोमियम। ठीक है बच्चों, क्रोमियम लिख दिया आप लोगों ने। अब इसका नाम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है धनायन का नाम कंप्लीट होगा। अब नाम हम किसका लिखेंगे, इस ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर गैप दिखेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर गैप देंगे, और यहाँ पर किसको लिख देंगे, Cl को, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेप मैं अभी छोड़ देता हूं, क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि मेटल का नाम लिख दिया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेप मैंने अभी छोड़ दिया, क्योंकि पहले निकाल के बताऊंगा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गैप देके आप लिख दो क्लोराइड। थोड़ा सा गैप देके आप लोगों ने क्या लिख दिया, क्लोराइड। ये Cl को हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि लिगेंड के बाहर है। लिगेंड के बाहर अगर Cl है तो क्लोराइड लिखेंगे, और लिगेंड के अंदर अगर Cl है तो क्लोरो लिखेंगे, क्योंकि लिगेंड के बाहर ये सिंपल आयन है और लिगेंड के अंदर ये लिगेंड है, ठीक है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स के बाहर Cl कौन है, सिंपल आयन है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर Cl कौन होता है, एक लिगेंड होता है, क्योंकि किसके साथ जुड़ा होता है, मेटल के साथ जुड़ा होता है। तो ये बात आप लोगों को पहले से ही मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है, ठीक है ना। तो देखो ये नाम हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने स्टेप छोड़ दिया, थोड़ा सा गैप दिया, Cl को क्लोराइड लिख दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बच्चों जो 2H2 है ना, आप लोगों को किस तरीका से लिखना है मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए। दो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाई। तो यहां पर लिख दो, थोड़ा सा स्पेस देकर यहां पर लिख दो डाई। और H2 को बोलते हैं हाइड्रेट, डाई हाइड्रेट लिख दो। इसको आप लोगों ने क्या लिख दिया, इस 2H2O को क्या लिखोगे, डाईहाइड्रेट। दो को क्या लिख दिया, डाई लिख दिया, और H2 को हम यहां पर क्या बोलेंगे, हाइड्रेट बोलेंगे, तो आप लोग हाइड्रेट लिख दो। कुछ बुकों के अंदर इस तरीका से लिखा मिला है, तो आप लोग इस तरीका से भी लिख सकते हो। ये डाईहाइड्रेट की जगह पर, जगह है ना, ये डाईहाइड्रेट की जगह पर आप लोग ये भी लिख सकते हो, टू वाटर, इस तरीका से टू वाटर भी लिख दोगे आप लोग, तो भी आप लोगों का बिल्कुल सही है। इस तरीका से मैं टू वाटर को यहां पर लिख देता हूं, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखो बच्चों, इस तरीका से लिख देना टू वाटर। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो क्लोराइड लिखने के बाद 2H2O को या तो डाई हाइड्रेट लिख देना, अगर इस तरीका से ना लिखो तो आप लोग इस तरीका से टू करके इस तरीका से वाटर भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। किसी भी तरीका से लिख के देख लेना, दोनों ही नाम आप लोगों को सही है। कुछ बुकों के अंदर डाई हाइड्रेट लिखा मिल जाएगा आप लोगों को, कुछ बुकों के अंदर इस तरीका से टू वाटर लिखा मिल जाएगा, टू, और इस तरीका से H2 को क्या बोलते हैं, वाटर। तो कुछ बुकों के अंदर तो डाई हाइड्रेट लिखा मिल जाएगा, कुछ बुकों के अंदर टू वाटर लिखा मिल जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कोई सा भी नाम लिख दो, दोनों ही नाम आप लोगों के बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताता हूं, और उसके बाद में इसका नाम कंप्लीट करते हैं। तो देखो बच्चों, एक काम करते हैं, देखो मेरे पास यहां पर जगह थोड़ी कम है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं। देखो आप लोगों ने सबको देख लिया, तो इसको मैं मिटा देता हूं पूरे को, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं यहां शो करके बता दूंगा। जिन बच्चों ने नाम नहीं लिखा है आराम से नाम लिख देना, मैंने नाम सामने लिख रखा है। मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता देता हूं, देख लो।
पहले तो इसका नाम ये भी मिटा दिया, तो मैं लिख देता हूं क्लोराइड, थोड़ा स्पेस देकर डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, या इस तरीका से डाईहाइड्रेट नहीं लिखना चाहो तो 2 वाटर लिख देना, ठीक है। ये आपका नाम बच्चों कंप्लीट होता है। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो निकालना चालू कर दो। यहां पर देखो, यहां पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं, तो आप लोग देख लेना, यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट, सीआर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बच्चों, तो इसको मान लो आप लोग एक्स। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको आप लोगों ने क्या मान लिया, एक्स। इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स प्लस, यहां पर H2 कितने, 4, ठीक है, मल्टीप्लाई। आपको पता है H2 एक उदासीन लिगेंड होता है, और उदासीन लिगेंड पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 0, ठीक है, प्लस लिख दिया। यहां पर Cl कितने हैं, 2 Cl लिख दिया, मल्टीप्लाई। आपको पता है एक Cl पर कितना चार्ज होता है, माइनस के 1 चार्ज होता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया माइनस के 1, ठीक है ना। ये क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और यहां पर Cl पर बच्चों कौन सा चार्ज होता है, माइनस के 1 चार्ज, माइनस के 1 चार्ज लिख दिया। अब आप लोग इसको लिख दो प्लस, ठीक है ना। यहां पर Cl आप लोगों का कितना है, 1 है, तो यहां पर लिख दो आप लोग 1, और 1 Cl पर कितना चार्ज होता है, माइनस के 1, तो आप लोगों इस तरीका से माइनस के 1 लिख दो। यहां पर आप लोगों को पता वाटर कितने हैं, 2, और H2 एक उदासीन लिगेंड होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 कर दो, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। और देखो बच्चों कॉम्प्लेक्स पर यहां पर कोई चार्ज नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखा था, कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो बराबर आप लोग क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब देखो ये स्टेप आप लोगों का 0 हो गया, और ये स्टेप आप लोगों का 0 हो गया, बाकी किन को लिख दो, x, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिख दिया, x, और ये हो गए बच्चों आप लोगों के माइनस के 2, और ये हो गए आप लोगों के माइनस के 1, और ये हो गए बराबर आप लोगों का 0। ये माइनस की संख्या जब उधर जाएगी तो बच्चों ये हो जाएगी प्लस के 3, जैसे कि ये माइनस के 2 किसका हो जाएगा, प्लस के 2, और ये माइनस के 1 किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो इस तरीका से ये क्या हो जाएगी, प्लस के 3 आप लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर आप लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख दो, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 3 आई है, तो इस तरीका से आप लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिख दोगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। इसीलिए इस एग्जाम्पल को मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बताया। एक बार फिर से मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को बता देता हूं, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो देख लीजिए आप लोग, देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको मैंने एक्स मान लिया, ये 4 को लिख दिया, H2 उदासीन लिगेंड होता है, चार्ज 0 लिख दिया। यहाँ पर 2 Cl 2 लिख दिया, 1 Cl पर -1 चार्ज होता है, तो मल्टीप्लाई -1 कर दिया, ठीक है ना। 1 Cl है, 1 Cl पर कितना चार्ज होता है, -1, ठीक है ना। यहाँ पर ये 2 H2 है, 2 लिख दिया, H2 पर चार्ज क्या होता है, 0, 0 लिख दिया। कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है, बराबर आप लोग क्या लिख दोगे, 0। ये स्टेप आप लोगों का 0 हो गया, ये स्टेप आप लोगों का 0 हो गया, तो ये हो गया आप लोगों का x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 1, बराबर आप लोगों का क्या हो गया, 0 हो गया। ये माइनस की संख्या इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो प्लस के 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा। और आप लोगों की यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कितनी निकल के आएगी, प्लस के 3 निकल के आएगी, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप प्लस के 3 लिख दोगे। बात समझ में आ गई ना। और इसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए बता ही दिया। आप यहां तक नाम लिखने के बाद ये 2H2 को या तो डाईहाइड्रेट लिख सकते हो, अगर डाईहाइड्रेट ना लिखना चाहो तो इस तरीका से आप लोग 2 वाटर लिख दो। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों ही नाम आप लोगों के बिल्कुल सही है। कुछ बुकों के अंदर डाईहाइड्रेट लिखा मिल जाएगा, तो कुछ बुकों के अंदर 2 वाटर लिखा मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। और इस तरीका से आप लोगों के बच्चों ये 19 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। 19 एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं वो सभी डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन अभी भी आपको कंप्लीट एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 19 तक के मैंने जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं वो आप लोगों के रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 को फॉलो कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये 19 एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों के सामने आज बताए हैं, ये रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 5 तक सभी को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। तो ये 19 एग्जाम्पल आप लोगों के किसके हो गए, रूल नंबर 5 तक। अब आपका जो रूल नंबर 6 है और रूल नंबर आप लोगों का 7 है, इनके एग्जाम्पल मैं अगले लेक्चर में लूंगा, क्योंकि यदि मैं उनके भी एग्जाम्पल करवाऊंगा, रूल नंबर 6 के और रूल नंबर 7 के भी अगर मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने टुकड़े कर दिए, रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 5 तक के जितने भी एग्जाम्पल थे
वो मैंने इस लेक्चर में करवा दिए। अब अगले लेक्चर में रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 के जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जितने भी टाइप के एग्जाम्पल होंगे, उन सभी को मैं अगले लेक्चर में करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, ये 19 एग्जाम्पलों को अच्छी तरीका से देख लेना, समझ लेना, अपना मिलान कर लेना, कितने आप लोगों ने सही किए हैं, कितने आप लोगों ने गलत किए हैं। किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आज की क्लास बच्चों आप लोगों को कैसी लगी, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।